दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण करने के बाद अब वहां मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। कई नेताओं के पुत्रों को मंत्रालय मिलने के बाद जो मंत्रालय से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है वो है बिहार के गृह मंत्रालय को लेकर। पिछले 20 सालों से जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार लगातार अपने पास रखे हुए थे, इस बार वो गृह मंत्रालय बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। इसकी चर्चा बिहार में तो हो ही रही है, लेकिन सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर होगा, इसे समझने के लिए हम सीधे आलोक पाठक सर के साथ चलते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में सम्राट चौधरी के बिहार में गृह मंत्रालय बनने की खबर का क्या असर होगा? देखिए, ये सब एक बड़ी कूटनीतिक जीत है मोदी और शाह की। नीतीश पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। अगर बीच में थोड़ा समय हटा दीजिए, करीबन 5-5.5 साल का, 2013 से 2015 तक उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और 2013 से लेकर 2017 तक वो मूलतः आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री थे। 2013-14 के बाद तो साल डेढ़ साल तक जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद फिर दोबारा 2022 से लेकर 2024 जनवरी तक नीतीश जी ने दोबारा फिर सरकार चलाई आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर। तो इन 20 सालों में लगभग 15.5 साल वो भाजपा के सहयोग से सरकार चलाते रहे और 4.5 साल वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ। और इस दौरान कई बार ऐसा भी रहा कि नीतीश सबसे बड़े दल के नेता नहीं थे। 2015 के बाद आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और जेडीयू को 70, लेकिन तो भी मुख्यमंत्री न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश बने बल्कि गृह मंत्रालय भी उनके पास था। 2020 में जेडीयू तो 44 सीटों पर सिमट गई थी और बीजेपी 75 या 77 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश थे, गृह मंत्री नीतीश थे, जबकि आरजेडी 80 से ज्यादा सीटें पाई थी। बीच में उन्होंने 2022 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो भी वही था। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई 2025 में कि जब वो 85 सीटें पाते हैं और बीजेपी 89 सीटें पाती है, यानी सीटों का संख्या 43 से बढ़कर 85 हो जाती है 2020 और 2025 के बीच में। और अब तो बड़े मजबूत होके नीतीश निकले थे। उसके बाद भी जब आज विभागों की घोषणा हुई तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया गया। इसका मतलब यह हो गया कि बिहार की सरकार में अब 2 पावर सेंटर हो गए। गृह मंत्रालय मतलब पुलिस अब पूरी तरह से सम्राट चौधरी के पास रहेगी और आरजेडी नहीं चाहती थी कि सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने। अब यहां पे भी मोदी शाह ने 2 कूटनीतिक जीत हासिल की। पहले तो नीतीश को कन्विंस किया कि आपको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री का पद आपको सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा। उन्होंने दिया। दूसरा है कि ओबीसी जाति के ही मुख्यमंत्री ओबीसी जात का ही, ओबीसी वर्ग का ही उप मुख्यमंत्री है। तो कहीं न कहीं बिहार के जरिए अब वो यूपी को साधने की तैयारी हो रही है। देखिए, लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बिहार में
एनडीए की जो जबरदस्त वापसी हुई है वो पिछड़े और दलितों का वोट लगभग एक मुश्त आ गया है एनडीए के पक्ष में। भाई सवर्ण आबादी बिहार में कोई बहुत ज्यादा है नहीं, 10-11%। जी। और एनडीए को कितना वोट मिला है? 47%। ये माना जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट नहीं करता। हम मानते हैं 10% मान लीजिए मुसलमानों ने वोट किया, तो 20% मुस्लिमों की आबादी है कि वह 18%? 18%। 18%। तो अब आप सोचिए कि 28% आप अगर सवर्ण निकाल देते हैं, 10% सवर्ण निकाल देते हैं, तो 72 में बीजेपी को, एनडीए को 37% यानी आधे से अधिक ओबीसी और दलित ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, तभी जाके। और ऐसा थोड़ी कि पूरा पूरा सवर्ण जो है एनडीए के पक्ष में गया हुआ है। आप 70-30 मान सकते हैं। तो ये जो 203 का आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू ने पार किया है, दलितों का वोट एक तरफा मिला है विकास, क्योंकि दोनों बड़े दलित नेता बिहार के एनडीए के साथ। तो ये सम्राट चौधरी को जैसे ही गृह विभाग मिलने की खबर आई, योगी खेमे में बेचैनी हो गई है। और इस वक्त तो राज कपूर जी, आरएसएस भी शायद योगी को अब वो न बचा पाए। अच्छा। हो सकता है न बचा पाए। देखिए अब बड़ी, क्योंकि अब मोदी और शाह को समझ में आ गया कि दलित तो पिछड़े हमसे नाराज थे, इसलिए बिहार में हमारी सीटें 39 से घटकर 30 भी। ध्यान दीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भी एनडीए को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अच्छा, जो सबसे बड़ी दलित पार्टी है चिराग पासवान, वो 5 या 6 सीटों पे लड़ते हैं और 6 की 6 सीटें जीत जाते हैं। जबकि ये लोग 34 सीटों पे लड़ते हैं और 25 सीटें जीत पाते हैं, जेडीयू बीजेपी मिला के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चीज को बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें थी अच्छी दी। मतलब 100 सीटों पे बीजेपी लड़ी, 101 पे जेडीयू लड़ी, और 29 सीटें दे दी गई चिराग पासवान को। जीतन राम मांझी को 6 सीटें दे दी गई और 5 सीटें दे दी गई उपेंद्र कुशवाहा को। तो जो और चेहरा किसको बनाया बिहार चुनाव में उन्होंने? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी, और गाना क्या बना था? जोड़ी नीतीश और मोदी का हिट हुई। साथ में कौन था? पहले हुए मोदी जी, देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता तो ही है, लेकिन पहली बार जब बीजेपी ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तब उसको पूर्ण बहुमत मिला 2014 में, 2019 में। और नीतीश बिहार का सबसे सुलझा हुआ ओबीसी नेता, चिराग पासवान सबसे बड़ा सुलझा हुआ दलित नेता, और जीतन राम मांझी महादलित, उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ा। तो ये किसका कॉम्बिनेशन रहा? 5 ओबीसी, ओबीसी, दलित, दलित और फिर ओबीसी। और उत्तर प्रदेश में अब एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री शायद अपनी कुर्सी बचा ले जाएं। पहली बात तो उसकी संभावना बड़ी कम है। अब लग रहा है कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। एकदम आप लिख के रख लीजिए, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल।
which I can foresee from here onwards. आज तक ने भी आज स्टोरी की है इस पे कि केशव मौर्य का प्रमोशन तय है, क्योंकि बिहार में चुनाव के सहप्रभारी बनाए गए और बिहार में क्या सफलता पाई है भारतीय जनता पार्टी ने। 101 सीटें लड़ती है, 89 सीटें जीत जाती है, मतलब 89-90% उसका सक्सेस रेट होता है। उसके बाद फिर उनको लगा तो अब उत्तर प्रदेश में सरकार के जो दो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इनमें से एक तो ओबीसी के पास जाना ही जाना है। और ये मान के चलिए कि बीजेपी में अब दलित नेताओं का महत्व बढ़ेगा। बीजेपी के पास दो बड़े दलित जाटव चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल जो आगरा से विधायक है फिलहाल, बेबी रानी मौर्य। दूसरा असीम अरुण जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति एमएलए बने, वीआरएस लेके, और इस वक्त प्रदेश में समाज कल्याण राज्य मंत्री है। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर हिंदी भाषी, और अच्छा उत्तर प्रदेश में तो और करारी हार हुई लोकसभा चुनाव में। भाई जब पिछली लोकसभा थी, शुरुआत में तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी, बाद में इन लोगों ने बाई इलेक्शन में 2 सीटें और जीत ली थी, एक आजमगढ़ की, दूसरी रामपुर की। तो 66 सीटें थी गठबंधन के पास, एनडीए के पास, लेकिन नतीजे आए तो कहां पहुंच गए वो, 36 पे पहुंच गए। और एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ 2019 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 51% वोट था और वो घट के जानते कितने पे आ गया, 44% पे। और सपा बसपा जब मिलकर लड़ी थी उत्तर प्रदेश में तो उनका वोट परसेंटेज 37 था 2019 में, लेकिन बसपा गठबंधन से बाहर हुई और कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। और जानते हैं कितना वोट आया था इंडिया गठबंधन को, 44%। क्योंकि बड़ी संख्या में दलितों ने भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। तो आप ये लिख के रख लीजिए कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होंगे। योगी के ऊपर जो आरोप लगता है, योगी अपनी उस छवि को तोड़ नहीं पाए। लगातार वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे लोग बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तो खुश नहीं है। फिलहाल 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। मोदी जी साउथ अफ्रीका गए हुए, लौट के आएंगे और ध्वजारोहण के बाद जब राम मंदिर में ध्वजारोहण हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन आपको उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आते हुए मिलेगी राजकपूर जी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है चुनाव की घोषणा होने में। जनवरी के पहले हफ्ते में 2027 में इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगी। तो 13 महीने और 10 दिन का समय बाकी है, 9 दिन का, क्योंकि आज 22 नवंबर हो गई है। क्योंकि जो एक छवि बन गई है योगी आदित्यनाथ की। अच्छा, एक तो कई कैबिनेट में अभी जो मीटिंग हुई उसमें कई चीजें बाहर आई। अब ये योगी जी ने बोला है कि अगर जिले की कोर कमेटी, मतलब एक जिले का एक प्रभारी मंत्री और विधायक मंत्री बनाया जाता है, उसके साथ सांसद और विधायक मिलके अगर ये कह देंगे कि फलाने डीएम फलाने एसपी का ट्रांसफर होना तो होगा,
अब देखिए योगी की व्यवस्था दिख रही है। योगी पूरे प्रदेश में अपने कुछ अधिकारियों के जरिए पूरा प्रदेश चला रहे हैं योगी, और डीएम एसपी के ट्रांसफर वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन अब विवश हो गए हैं। और ये जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें फैसला लिया गया कि अब जिले की अगर मंत्री विधायक अगर कहेंगे वो डीएम एसपी से नाखुश रहेंगे तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा। एक बड़े बदलाव के संकेत। ऐसे में सर एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो काफी ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव को पहले मुख्यमंत्री बदल देती है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं उनको इतिहास का एकदम ज्ञान नहीं है। ये एक मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ताकतवर मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, शिवराज सिंह चौहान थे, और राज कपूर जी। आप तो नीतीश जी को अच्छी तरह से जानते हैं, आप तो बिहार के रहने वाले हैं जी। नीतीश जी गृह मंत्रालय छोड़ देंगे, किसी ने सोचा था? हैं? ना, जब 43 सीटें थी तब नहीं गृह मंत्रालय छोड़ा था, अब छोड़ दिए। अब छोड़ दिए छोड़ कि दिए। छुड़वा दिया गया? अब जो भी हो, अब आप जो भी कहिए, तो जब बिहार में अच्छा, और देखिए मंत्रिमंडल में देखिए किस तरह से सारे सहयोगियों को, और खासकर देखिए एक बता रहा हूं, एक आदमी की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में। अभी तक बताया जाता रहता है, योगी खेमा प्रचारित करता है कि वो योगी जी बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, और योगी जी ने जाकर रघुनाथपुर, वो जगह थी ना जहां से ओसामा लड़ रहे थे, और वहां पे बीजेपी जेडीयू चुनाव हार जाती है, बड़ा प्रचार करके आए थे। सीमांचल में भी गए थे, वहां पे भी ओवैसी 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो ये जो कहना है कि योगी बड़े मजबूत हैं, ये सिर्फ एक टीम है जो लगातार चाहती है कि योगी को मोदी का ऑल्टरनेटिव बनाया जाए, योगी को मोदी से मजबूत किया जाए। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि आज की डेट में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। योगी ने संन्यास जरूर ले लिया, लेकिन ऊपर जातिवाद का बड़े गंभीर आरोप रखते हैं, उनके ऊपर जातिवाद के बड़े गंभीर आरोप रखते हैं। अभी देखिए, एक मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव हुआ करते थे, 31 जुलाई को रिटायर हुए। योगी जी चाहते थे उनको एक्सटेंशन मिले, नहीं मिला, तो उन्होंने एक स्टेट, एक नीति मतलब योजना आयोग की तरह एक आयोग बना के उसका उनको मनोज कुमार सिंह को अध्यक्ष बना दिया। और दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दीजिए, मोदी जी ने दे दिया। आप इससे समझिए कि क्या चल रहा है मोदी शाह और योगी के बीच में।
तो ये तो सर कई अधिकारियों की लगातार चर्चा हो रही थी, योगी जी चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिला एक्सटेंशन। और अभी तो चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है अभी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी के चर्चा से निकल कर आ रहा है सर, आप बता रहे हैं कि बिहार के जीत में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू या एनडीए की जीत में दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, इसका जो कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया बिहार में, वो जीती है चुनाव। तो अगर उनके हाथ में ये फॉर्मूला लग गया है तो ये फॉर्मूला तो वो उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। और बिल्कुल अखिलेश करेंगे। यादव पहले से पीडीए की बात कर रहे हैं, तो सर इसका मतलब ये है कि 2027 का मुकाबला एकदम नेक टू नेक होने वाला है। अरे आप फिर वही बात, जरा इस चीज को समझिए ना, इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 40% वोट मिला था और एनडीए को 48%। विधानसभा चुनाव में मात्र 2.5% वोट कम हुआ है इंडिया गठबंधन का, और एनडीए 40 पर ही रहा। तो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बीच में, और ज्यादा नुकसान इनको इसलिए होगा कि ओवैसी की पार्टी वहां विधानसभा चुनाव में लड़ी और 3% के करीब वोट ले गई। तो ये, और स्वराज भी 3%। हाँ, तो ये जो छोटे छोटे माइनर अरेंजमेंट थे, और दूसरी बात की पिछड़े दलित को और महादलित को लामबंद किया, साथ में महिलाओं के प्रति जो हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने अपने चैनल पे 2-3 इंटरव्यूज किए थे अजीत झा जी के, जो हमारे इंडिया टुडे के तब एडिटर रिसर्च हुआ करते थे रिटायरमेंट के बाद, आजकल एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने तो बता दिया था कि बिहार में लगभग 2/3 महिलाएं नीतीश के पक्ष में मतदान करेंगी। तो और महिलाओं वाला फैक्टर है, तो बीजेपी इस चीज पे भी ध्यान देगी। वैसे योगी जी के एक समर्थक आज सुबह मुझे मिल गए थे। अच्छा। मैं टाइम, वो बेचारे जब मिलते हैं तो बताते हैं कि नहीं नहीं योगी जी जीतेंगे, और योगी जी बसपा के साथ भाजपा गठबंधन कर लेगी। बसपा के साथ भाजपा गठबंधन कर लेगी 2027 में। और उन भाई साहब को लगता है यूपी का इतिहास नहीं पता है, जब भी बसपा, आज तक बसपा ने भाजपा के साथ प्री इलेक्शन अलायंस कभी नहीं किया। अच्छा। पोस्ट इलेक्शन अलायंस तो हुआ है। चुनाव पूर्व बीजेपी और बीएसपी में कभी समझौता नहीं हुआ है। और योगी जी के बड़े प्रशंसक होंगे तो आप समझ ही जाइए कि नाम क्या होगा। जनता ही ये समझ दर्शक हम, जाएगी। जनता भी समझ जाएगी। तो कि भाई पीडीए को रोकने के लिए बहन जी के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन गठबंधन का पहली बात तो कि मायावती ने कभी भी प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ नहीं किया है। ये ठीक है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो मायावती जी बीजेपी के साथ बनी, 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के साथ गठबंधन करके, चौथी बार वो बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो तीनों बार उन्होंने गठबंधन कब किया? चुनाव के बाद। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं किया बीजेपी के साथ। तो ये जो दिवा स्वप्न लोग देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी नौबत आने ही नहीं देगी। अच्छा। वो बिहार का जो उसको सक्सेस फार्मूला मिल गया है कि पूरी तरह से दलित और पिछड़ों पे फोकस करो, महिलाओं पे फोकस करो। और अब देखिए ना, भजन लाल जी 9 साल से मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनको हटाकर, अरे माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी, उनको हटाकर वहां पर ओबीसी जाति के सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, जहां हरियाणा में भाजपा की हाँ, बना दिया गया, एकदम आराम से बना दिया गया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। लोकसभा चुनाव में जहां हरियाणा में बीजेपी में सफाई की 10 एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, 5 सीटों पर
5 ही सीटों का नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर विधानसभा चुनाव में तीसरी बार और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पिछली बार जो सरकार थी गठबंधन की सरकार थी हरियाणा में। तो लगातार आप देखिए ना कि हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में जहां पे पहले कभी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, इस बार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उड़ीसा में पहली बार सरकार बनी, वहां भी आदिवासी को सरकार बनाया गया। ओबीसी मुख्यमंत्री। हाँ, उत्तर प्रदेश जहाँ पे बड़ी संख्या में ओबीसी है, दलित हैं, और उस ओबीसी दलित में एक बड़ा तबका अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, तो ऐसे में इनको ओबीसी और दलित चेहरे आगे लाने पड़ेंगे और इनको महत्वपूर्ण पद देना पड़ेगा। योगी जी की क्या भूमिका होगी 2027 के चुनाव में, ये अगले 15-20 दिन में तय हो जाएगा राज कपूर जी। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो सफलता मिली है, अगर वो फॉर्मूला यूपी में बीजेपी लागू करना चाहे तो आने वाले समय में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। देखिए राज कपूर जी, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देकर यूपी में बदलाव के बड़े संकेत दे दिए हैं मोदी और शाह ने, और संभवतः योगी को इस बार संघ भी नहीं बचा पाएगा। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं सर। देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी और इससे जुड़ी कोई भी खबर होगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन हम राजनीति के साथ साथ क्रिकेट और अन्य तरह की भी खबरें आपके लिए लगातार लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।